कहानी एक फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां हमें विल दिखाई देता है। ये वो समय है जब विल अपसाइड डाउन में अकेला फंसा हुआ था। सबसे पहले हम उसे अपने घर के पीछे बनी उसकी छोटी सी झोपड़ी में देखते हैं। अचानक एक डेमोगॉर्गन आ जाता है और विल का पीछा करना शुरू कर देता है। विल काफी देर तक उससे भागता है। वो एक पेड़ पर चढ़ता है, पर डेमोगॉर्गन भी उसका पीछा करते हुए उस पर चढ़ जाता है। जब विल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर भागने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है। डेमोगॉर्गन उसे उठाता है और हॉकिंस लाइब्रेरी तक ले जाता है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह होती है कि डेमोगॉर्गन उसे मारता नहीं बल्कि वेक्ना के हवाले कर देता है। वेक्ना भी विल को तुरंत खत्म नहीं करता बल्कि अपने शक्तियों का उपयोग करके अपसाइड डाउन की कई सारी जड़ें विल के मुंह के अंदर डाल देता है। वो विल के शरीर में अपसाइड डाउन के जीवों और ऑर्गेनिजम्स को भरने लगता है। इन्हीं जीवों में से एक बाद में सीजन 1 के अंत में विल के मुंह से निकलेगा, जिसे डस्टिन पालता है और डार्ट नाम देता है। इस तरह वेक्ना विल को इसी हालत में अपना बंदी बना लेता है। इसके बाद हम वर्तमान समय यानी 3 नवंबर 1987 में आते हैं। सबसे पहले हम माइक के घर का हाल देखते हैं। माइक की छोटी बहन होली को एक काल्पनिक इंसान दिखाई देने लगा है जो किसी और को नहीं दिखता, जिस वजह से वो अक्सर गुमसुम रहती है। इस बीच जॉयस और उसके दोनों बेटे विल और जोनाथन कुछ समय से माइक के घर पर ही रह रहे हैं। इतने सारे लोगों के एक ही घर में रहने के कारण खूब अफरा तफरी यानी केओस मची हुई है। विल, माइक और होली स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक रेडियो स्टेशन पर हमें पता चलता है कि रॉबिन अब हॉकिंस में एक रेडियो जॉकी बन गई है। स्टीव हैरिंगटन भी यहीं पर रॉबिन की मदद करता है, बातचीत के दौरान साउंड इफेक्ट्स की टेप्स वगैरह चलाकर। रॉबिन यहीं पर यह राज खोलती है कि सीजन 4 की तबाही के बाद पूरा हॉकिंस अब लॉकडाउन पर है। हॉकिंस के अंदर बचे हुए लोगों को बाहर जाना मना है और बाहर के लोगों को मिलिट्री की परमिशन के बिना अंदर आना अलाउड नहीं है। साथ ही सीजन 4 में हॉकिंस में जो बड़ी दरार यानी गेट बनी थी, उसे मिलिट्री ने मेटल शीट्स लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया है। मिलिट्री ने हॉकिंस लाइब्रेरी के अंदर एक बेस भी बना लिया है जहां वो अपसाइड डाउन के गेट की तगड़ी पहरेदारी कर रहे हैं। रेडियो शो ऑन एयर के दौरान अचानक कुछ टेक्निकल समस्याएं आती हैं, जिससे रॉबिन का शो ऑफ एयर हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए स्टीव को डस्टिन की जरूरत पड़ती है। जब स्टीव वॉकी टॉकी से डस्टिन से संपर्क करता है तो हमें पता चलता है कि एडी के मौत के बाद से डस्टिन काफी परेशान और बदला हुआ है। वो रूखेपन से स्टीव की मदद करने से मना कर देता है। डस्टिन एडी को श्रद्धांजलि देने के लिए हेलफायर क्लब की टी शर्ट पहनकर स्कूल आता है, जो जेसन कार्वर के दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे डस्टिन को बुली करते हैं और उसे मारने की भी कोशिश करते हैं। तभी लूकस, माइक और विल आकर उसे बचा लेते हैं। माइक डस्टिन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसी टी शर्ट पहनकर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हॉपर ने सबको छुपकर रहने अंडरग्राउंड को कहा था। लेकिन डस्टिन सबसे लड़कर और रूखेपन से बात करके वहां से चला जाता है। स्कूल में हमें 11 का एक मिसिंग पोस्टर दिखता है। इसके ठीक बाद हम 11 को देखते हैं जो कुछ लोगों से, जो मिलिट्री के लोग हैं, भाग रही होती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो असली 11 नहीं थी और 11 ने एक बार फिर मिलिट्री को चकमा दे दिया है। मिलिट्री लगातार 11 को पकड़ने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। दूसरी ओर 11 वास्तव में हॉपर और जॉयस के साथ गहन ट्रेनिंग कर रही है ताकि वो अपनी शक्तियों को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सके और वेकना को हरा सके। एक कमाल की बात यह है कि अब जब 11 अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो उसकी नाक से खून नहीं आता, जिसका मतलब है कि उसका अपनी शक्तियों पर काफी अच्छा नियंत्रण आ चुका है। इसी बीच हम मरे को देखते हैं जो एक फर्जी पहचान के साथ कई सारा कार्गो लेकर हॉकिंस के अंदर आता है। वो चुपके से बाहर से सामान लाकर अपने दोस्तों की मदद कर रहा है। हम वापस रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं। ये पता चलता है कि ये नैन्सी, जोनाथन, स्टीव और रॉबिन का एक सामूहिक प्रोजेक्ट है। वे डस्टिन की मदद के बिना रेडियो सिग्नल्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनुअल से उन्हें पता चलता है कि उन्हें बड़े वाले रेडियो टावर पर चढ़कर इसे ठीक करना होगा। नैन्सी को प्रभावित करने के लिए स्टीव और जोनाथन में ऊपर चढ़कर इसे फिक्स करने की रेस लग जाती है और दोनों ही मिलकर सिग्नल टावर को ठीक कर देते हैं। नीचे मरे नैन्सी और रॉबिन को कई सारी सप्लाई, गोला बारूद और एक खुफिया जानकारी भी देता है। आर्मी वालों ने स्टॉक भरने के लिए काफी सारा सामान मंगवाया है, जिसका मतलब है कि आज रात गेट्स खुलने वाले हैं। स्कूल में डस्टिन साइंस लैब से एक सांप चुराता है और उसे अपने बुली के लॉकर में रख देता है। जब बुली लॉकर खोलता है तो डर के मारे उसकी हवा टाइट हो जाती है। बुली और उसके दोस्त इस हरकत से डस्टिन पर बहुत गुस्सा होते हैं। स्कूल की कैंटीन में डस्टिन और बाकी चारों लड़के बैठे होते हैं, जहां रॉबिन रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए एक कोड में सभी को सूचित करती है कि अगले 2 घंटे में आर्मी का काफिला निकलेगा और आज रात गेट्स खुलने वाले हैं। इसके बाद सब लोग प्लानिंग करते हैं। तय होता है कि आर्मी का एक काफिला अपसाइड डाउन में जाने वाला है और हॉपर इसी काफिले के अंदर छुप कर जाएगा। चूंकि उन्हें काफिले का रूट पता है, इसलिए स्टीव हैरिंगटन और डस्टिन अपनी रेडियो वैन से ओवरवर्ल्ड में उसी रूट को ट्रेस करेंगे ताकि हॉपर अपसाइड डाउन में होते हुए भी रेडियो सिग्नल्स के जरिए ओवरवर्ल्ड में संपर्क बनाए रख सके। 11 हॉपर
हॉपर से कहती है कि उसने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की है और वो हॉपर के साथ जाकर आज ही वेकना को मार सकती है, मगर हॉपर उसे डांट देता है और मना करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब अपसाइड डाउन में भी मिलिट्री बेस बन चुका है और वे लगातार 11 को ढूंढ रहे हैं। हॉपर को डर है कि अगर 11 नीचे गई तो मिलिट्री उसे गिरफ्तार कर लेगी और वे वेकना को भी नहीं मार पाएंगे। इस पूरे मिशन को ये सब लोग क्रॉल कहते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें रिंग कर जाना है और वेकना का पता लगाना है। विल को वेकना का कोई विजन नहीं आया है, इसलिए स्टीव को लगता है कि सीजन 4 के अंत में वेकना को जला दिया गया था और वो मर चुका है और ये सब फालतू में ही क्रॉल कर रहे हैं। इसी बातचीत के बीच में विल को अचानक अजीब महसूस होता है और उसे लगता है जैसे आसमान घूम रहा है। वो अपने दोस्तों को समझा नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ है। ये साफ तौर पर एक संकेत, ईस्टर एग है कि वेकना वापस आने वाला है। इसके बाद स्कूल में माइक की बहन होली को फिर से वो काल्पनिक इंसान दिखाई देने लगता है। उसकी टीचर उसे बात करते हुए देखती है और उसके पेरेंट्स से शिकायत करने का फैसला करती है कि होली के साथ कुछ मानसिक रूप से गलत हो रहा है। हम वापस अपसाइड डाउन के आर्मी बेस पर पहुंचते हैं। वहां की हेड डॉक्टर के को एक आर्मी पर्सनल बताता है कि 11 अभी भी पकड़ी नहीं गई है। डॉक्टर के कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इस बेस में डेमोगॉर्गन्स और बाकी जीवों पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। डॉक्टर के एक डेमोगॉर्गन का सर खोलते हुए दिखाई देती है। हॉस्पिटल में मैक्स अभी भी कोमा में है। हर रात कोई ना कोई उसके साथ रुकता है और उसकी पसंदीदा टेप को स्पीकर पर चलाया जाता है ताकि वेकना गलती से भी उस पर हमला न कर दे। हॉस्पिटल में ही विल को पता चलता है कि रॉबिन का एक्चुअली हॉस्पिटल की एक नर्स विक्की के साथ रिलेशनशिप है। वो उन्हें अंतरंग होते हुए देख लेता है और घबराकर वहां से भाग जाता है। हॉकिंस के कब्रिस्तान में डस्टिन देखता है कि एडी के कब्र के पत्थर पर खून से बर्न इन हेल लिखा गया है। सफाई करते समय उसे वही सांप दिखता है जो उसने बुली के लॉकर में डाला था। बुली और उसके दोस्त गुस्से में डस्टिन को बुरी तरह पीटते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इसी समय उसके दोस्त वॉकी पर उसे बुला रहे होते हैं पर संपर्क नहीं हो पाता। डस्टिन के बिना ही क्रॉल को अंजाम देने का फैसला होता है। रेडियो स्टेशन पर हॉपर, जॉयस और 11 पहुंच जाते हैं। बहुत समय के बाद 11 और माइक मिलते हैं और भावुक होते हैं। वे छत पर बैठकर बात करते हैं कि इस सब के खत्म होने के बाद वेकना के मर जाने पर वे एक नई शुरुआत करेंगे। रेडियो स्टेशन अब उनके बेस के रूप में काम कर रहा है। डस्टिन की जगह जोनाथन लेता है। स्टीव ड्राइव करता है जबकि जोनाथन रेडियो फ्रीक्वेंसी को हॉपर के साथ अपसाइड डाउन में जोड़ता है ताकि संपर्क बना रहे। माइक और लुकास आर्मी वालों पर नजर रखते हैं। उन्हें पता चलता है कि अपसाइड डाउन में जाने के लिए आर्मी वालों को हॉकिंस लाइब्रेरी के सामने खुले गेट को जलाना पड़ता है, जिसके बाद वे ट्रकों को अंदर भेजते हैं। माइक और लुकास की कॉल की मदद से हॉपर सही मौका देखकर एक आर्मी ट्रक में चढ़ जाता है और अपसाइड डाउन में पहुंच जाता है। सब कुछ ठीक ही जा रहा होता है, तभी अचानक अपसाइड डाउन के अंदर वाले ट्रकों का एक्सीडेंट हो जाता है। रेडियो सिग्नल्स कुछ देर के लिए कट जाते हैं पर जोनाथन की मदद से वे फिर जुड़ जाते हैं। अचानक एक डेमोगॉर्गन की आवाज आती है और पता चलता है कि मॉन्स्टर्स वापस आ चुके हैं। एक डेमोगॉर्गन आर्मी के काफिले पर हमला कर देता है और हॉपर जिस ट्रक में था उसके ड्राइवर को मारकर खा जाता है। इसी दौरान अचानक उस डेमोगॉर्गन का हाई माइंड विल से जुड़ जाता है। जो डेमोगॉर्गन कर रहा होता है वो सब कुछ विल को भी दिखने लगता है। हॉपर किसी तरह बच जाता है, लेकिन विल के विजन के जरिए सबको पता चलता है कि वही डेमोगॉर्गन अब नैन्सी के घर की तरफ बढ़ रहा है। याद दिला दे, पिछले सीजन में वेकना ने नैन्सी को एक डरावना सपना दिखाया था जिसमें डेमोगॉर्गन्स ने उसके परिवार को मार दिया था। ये देखते ही रेडियो स्टेशन में बचे हुए सभी लोग नैन्सी के घर की तरफ भागते हैं। जॉयस थप्पड़ मारकर विल को होश में लाती है। नैन्सी के घर पर सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी होली के रूम में लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीजन 1 में डेमोगॉर्गन विल के घर में निकलता था। एपिसोड के अंत में वही होता है जिसका डर था। होली के रूम की छत को तोड़ते हुए एक डेमोगॉर्गन निकलकर बाहर आ जाता है। क्लिफ हैंगर पर खत्म किया गया है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। एक डेमोगॉर्गन अपसाइड डाउन का गेट खोलकर हॉली पर अटैक कर देता है। वो हॉली को उठाकर पटक रहा होता है और फिर उसे उठाकर अपने साथ अपसाइड डाउन में ले जाने की कोशिश करता है, मगर तभी हॉली किसी तरह उसकी केस से छूटकर अपनी मॉम के पास चली जाती है। इन सब नॉइज को सुनकर हॉली के डैड बाहर यार्ड से घर के अंदर वापस जैसे ही आते हैं, उन्हें डेमोगॉर्गन दिखता है। वो डेमोगॉर्गन पर अपनी गोल्ड स्टिक से अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर उसके एक पंजे से हॉली के डैड काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और एक तरफ गिर जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हॉली और उसकी मॉम दोनों ही भागकर घर के नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, मगर हॉली की मॉम स्लिप करके गिर जाती हैं, जिसके बाद डेमोगॉर्गन इन दोनों पर ही अटैक करने वाला होता है। मगर तभी हॉली की मॉम एक वाइन बॉटल को तोड़कर डेमोगॉर्गन पर बहुत ही जोर से अटैक करने लगती हैं और डेमोगॉर्गन को घायल कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और 11 एक कार से नैन्सी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं हॉली को बचाने के लिए।
वहीं दूसरी तरफ माइक और लूकस भी साइकिल्स पर वहां पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें दिखता है कि डेमोगॉर्गन ने हॉली की मॉम को भी बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दिया है और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली है। इसी के साथ ही साथ डेमोगॉर्गन 11 और नैन्सी के सामने हॉली को अपने साथ अपसाइड डाउन में लेकर चला जाता है, जहां नैन्सी 11 को उसके पीछे अपसाइड डाउन में भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मॉम को माइक और लूकस के साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है, क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड दोनों की ही हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है। हॉस्पिटल में जब नैन्सी के पेरेंट्स का इलाज चल रहा होता है, इसी दौरान माइक, लूकस और नैन्सी हॉस्पिटल में ही बाहर बैठे होते हैं। तभी माइक और नैन्सी की काफ़ी तगड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। नैन्सी कहती है कि वेक्ना ने ऑलरेडी उसे नाइटमेयर में ये चीज़ दिखा दी थी, मगर इनमें से किसी ने भी वेक्ना पर विश्वास नहीं करा, जिस वजह से ये सब हुआ है। नैन्सी कहती है कि अगर वो और उसके सारे दोस्त थोड़ी और कोशिश करते तो शायद नैन्सी के पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी सब के बीच में लूकस ये चीज़ पॉइंट आउट करता है कि ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब है। लूकस कहता है कि अगर वेक्ना को सिर्फ बदला ही निकालना था नैन्सी से, तो फिर वो उसके पेरेंट्स को मार ही देता, वो हॉली को भी मार देता। मगर यहाँ कुछ अजीब हुआ है। यहाँ पर वेक्ना ने उसके पेरेंट्स को भी जिंदा छोड़ दिया, साथ ही साथ में डेमोगॉर्गन को भेजकर हॉली को भी किडनैप करवा लिया, ठीक उसी तरीके से जैसे कुछ साल पहले विल भी गायब हुआ था। लूकस ये भी पॉइंट आउट करता है कि हॉली के गायब होने की डेट 3 नवंबर है और आज से कुछ साल पहले विल 6 नवंबर को गायब हुआ था। लूकस का बेसिकली ये कहना है कि ये सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सब वेक्ना का प्लान है। खैर, इसी दौरान मिलिट्री नैन्सी के घर पहुंचती है इन्वेस्टिगेट करने। इस पूरे क्राइम सीन को देख के मिलिट्री हेड के दिमाग में यही आता है कि यहाँ पर सिर्फ नैन्सी अकेले नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ 11 भी जरूर थी। वो एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेजेस की डिमांड करता है। दूसरी तरफ हम 11 को देखते हैं, जो कि अब अपसाइड डाउन में हॉली को ढूंढने की कोशिश कर रही है, मगर तभी उसे फॉरेस्ट में एक साउंड आती है। उसे लगता है कि एक डेमागॉर्गन उस पर अटैक करने वाला है, इसी वजह से वो अपनी पावर से एक ब्लाइंड अटैक शूट करती है, मगर वो अटैक जाकर लगता है हॉपर को। हॉपर भी यहाँ जिंदा है अपसाइड डाउन में, और फाइनली 11 और हॉपर वापस से टीम अप कर चुके हैं अपसाइड डाउन में। 11 यहाँ हॉपर को बताती है कि हॉली भी यहीं है और इन्हें उसे मिलकर ढूंढना पड़ेगा, जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ ओवरवर्ल्ड में रॉबिन और जॉयस रेडियो स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब रॉबिन रिप्लेसमेंट फ्यूज लाने जाती है, उसी टाइम पर विल और जॉयस एक दूसरे से बात करते हैं। विल बताता है कि जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ था, जहां विल को वापस से पहले जैसे विजन्स आने शुरू हुए हैं, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है पहले की तरह। इस बार जो विल को विजन्स देखने को मिल रहे हैं वो एक्चुअली विजन्स नहीं बल्कि पीओवी हैं। वो बताता है कि उसे एग्जैक्टली फील हो रहा था कि वो ही डेमागॉर्गन है और वो ही सबका कत्ल कर रहा है। वो ये भी बताता है कि शायद से कहीं ना कहीं उसका हाइव माइंड वापस से वेक्ना से और डेमागॉर्गन से कनेक्ट हो चुका है। वो यहाँ पर यह भी कहता है कि काफ़ी टाइम से उसे कुछ भी फील नहीं हुआ था वेक्ना के बारे में, जब तक वो कैलिफोर्निया से हॉकिंस वापस नहीं आया। जिस पर रॉबिन पीछे से आकर एक थ्योरी प्रपोज करती है कि हो सकता है कि विल एक्चुअली में एक रिसीवर का काम कर रहा है, जहां जब भी वो वेक्ना के थोड़ा आसपास आता है जैसे कि हॉकिंस, तब उसे रेडियो सिग्नल्स की तरह वेक्ना के सिग्नल्स मिलने लगते हैं। जिसे समझकर विल ये चीज़ कहता है कि अगर वो ही रिसीवर है, तो अगर वो बाहर जाकर हॉली को ढूंढने की कोशिश करेगा तो वे लोग आसानी से हॉली को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी विल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा वेक्ना से, वहीं पर हॉली भी होगी। मगर ये बात सुनकर विल की मॉम जॉयस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं उससे और विल को मना कर देती हैं अपनी जान जोखिम में डालकर हॉली को बचाने जाने के लिए। खैर, दूसरी तरफ हम स्टीव, जॉनथन और डस्टिन को भी देखते हैं, जिनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। वो किसी से रास्ते में हेल्प ले रहे हैं गाड़ी को फिक्स करने के लिए। इसी दौरान उन दोनों की एक काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है नैन्सी को लेकर, और इस आर्ग्यूमेंट के चलते चलते ही अचानक से यहाँ डस्टिन टपक पड़ता है, जिसका थोबड़ा पूरी तरीके से टूटा हुआ है, जो उसके बुलीज यानी कि एंडी और उसके दोस्तों ने किया है। मीनवाइल अपसाइड डाउन में हॉपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है 11 से, क्योंकि उसने टनल्स का यूज नहीं किया नैन्सी के घर जाने के लिए, बल्कि वो खुल्लम खुल्ला कार में चली गई। अब हॉपर को डर है कि मिलिट्री को ये भी पता चल चुका है कि 11 इस टाइम पर अपसाइड डाउन में ही है, और वो काफी जल्दी 11 को हंट डाउन करके यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसे लेकर काफी ज्यादा एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हमें देखने को मिलती है 11 और हॉपर के बीच। खैर, इसी दौरान 11 को जमीन पर डेमोगॉर्गन के खून के निशान मिलते हैं, जिसे वे दोनों फॉलो करना शुरू करते हैं ताकि वे लोग हॉली को वहां पर ढूंढ सके। वहीं इसके बाद स्टोरी वापस आती है हॉस्पिटल की तरफ, जहां माइक नैन्सी को बताता है कि उसके दिमाग में एक थ्योरी आई है। वो बताता है कि हॉली जिस अननोन आदमी के बारे में बात किया करती थी, उसने आज ही सुबह हॉली को वार्न किया था कि हॉकिंस के अंदर कई सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो कहीं ना कहीं हॉली को बचाने की कोशिश कर रहा था। माइक ये कहने की कोशिश करता है कि अगर उन्होंने इस आदमी का पता लगा लिया तो उन्हें हॉली का भी पता चल जाएगा। जिसके बाद ये लोग हॉस्पिटल स्टाफ का भेष बदल के अपनी मॉम से मिलने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मॉम को शायद इस मिस्टीरियस मैन के बारे में कुछ पता हो। इन्हें भेष बदल के इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ उनकी मॉम से उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उनकी मॉम की मेडिकल कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है। खैर, दूसरी तरफ हम स्टीव, जॉनथन और डस्टिन को देखते हैं। हमें देखने मिलता है कि डस्टिन और स्टीव
स्टीव के बीच में अब बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं एक दूसरे से और जॉनथन को इन दोनों को चुप करवाना पड़ता है। तो तुम समझ ही सकते हो कि इन दोनों के रिलेशंस के डायनामिक्स बिल्कुल ही बदल चुके हैं सीजन में। एनीवेज, दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉबिन को, जो जॉयस को एक झूठा बहाना देकर कि रेडियो सिग्नल्स को सही करने के लिए उसे रेडियो टावर पर कोई चीज है जिसे फिक्स करना पड़ेगा और उसके लिए उसे 2 लोगों की मदद लगेगी। ये कहकर रॉबिन विल को लेकर रेडियो स्टेशन से बाहर आ जाती है और उसके बाद उसे कहती है कि उसे विल के प्लान पर भरोसा है। उसे लगता है कि इसी प्लान का यूज करते हुए वे लोग वेक्ना को पकड़ पाएंगे। जिसके बाद रॉबिन मदद करती है विल को उसकी मॉम की बात माने बिना रूल्स तोड़कर उसके प्लान को फॉलो करने के लिए। जिसके बाद ये दोनों एक साथ टीम अप करके वुड्स की तरफ वेक्ना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मीनवाइल अपसाइड डाउन के मिलिट्री बेस में जेन हॉपर यानी कि 11 की सीसीटीवी फोटो वहां पर पहुंच चुकी है और मिलिट्री वालों को ये भी पता चल चुका है कि 11 इस टाइम पर अपसाइड डाउन में ही है। यहीं अपसाइड डाउन के अंदर हम देखते हैं 11 को, जो इस टाइम पर एक्चुअली हॉपर की मरहम पट्टी कर रही है, जैसे उसने मैक्स से सीखा था। यहीं पर इन दोनों की एक काफी होलसम सी फादर डॉटर कॉन्वर्सेशन होती है, जहां पर जिम हॉपर बताता है कि क्यों एक्चुअली में वो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है जेन को। जिसके बाद ये दोनों डेमोगॉर्गन का पीछा करने वापस निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम रॉबिन और विल को वुड्स के अंदर देखते हैं, जहां वे लोग वेक्ना के सिग्नल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं पर विल को अपना पुराना विजन रिकॉल होता है और उसे बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद विल रॉबिन को लेकर हॉली के स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देता है। वहीं अपसाइड डाउन के अंदर हम देखते हैं कि 11 और हॉपर को डेमागॉगन का पीछा करते हुए हॉली का एक जूता मिलता है। जिसके बाद इन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ी दीवार निकल कर आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अपसाइड डाउन के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर वेक्ना ने एक बहुत ही बड़ी वॉल बना दी है, जिसके पार 11 सेंस नहीं कर सकती कि एक्चुअली में क्या है, और यहीं पर वेक्ना हॉली को भी लेकर गया है। अब हमें पता नहीं है कि हॉली अभी जिंदा है या फिर नहीं। दूसरी तरफ ओवरवर्ल्ड में हॉस्पिटल में चूंकि नैन्सी की मॉम अपनी कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही होती हैं, मगर तब भी वो लिखकर नैन्सी और माइक को अपनी बातें बता रही होती हैं। वहीं इसी टाइम पर विल और रॉबिन पहुंचते हैं हॉली के स्कूल में, जहां विल ये कहता है कि उसे जो विजन आया था वो यहीं का था। फिर इन दोनों को ये समझ आता है कि एक्चुअली वेक्ना जब भी किसी शिकार को हंट डाउन कर रहा होता है, उस टाइम पर हाई माइंड की वजह से विल एक्चुअली उस विक्टिम के अंदर ही पहुंच जाता है। उसे वो सब दिख रहा होता है जो उस विक्टिम को दिखने वाला है, जिसे वेक्ना हंट डाउन करने वाला है। और यहीं पर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब नैन्सी और नाइक उनकी मॉम से पूछते हैं कि उस मिस्टीरियस आदमी का नाम हॉली क्या बताया करती थी, तब नैन्सी की मॉम पेपर पर लिखकर बताती हैं हेनरी। यहीं पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये हेनरी और कोई नहीं बल्कि ये हेनरी क्रील है। और हाँ, हेनरी क्रील वेक्ना का असली नाम है, जिसका मतलब है कि इतने टाइम से हॉली से जो उसका इमेजिनरी फ्रेंड मिल रहा था उसके मन में, वो और कोई नहीं बल्कि वो वेक्ना था और हॉली उसकी अगली शिकार थी। और जब हॉली का शिकार हो रहा था उस टाइम पर चूंकि हॉली विक्टिम थी, इसी वजह से विल उसके अंदर पहुंच गया था, विल उसके पीओवी के अंदर पहुंच गया था। और अब इस टाइम पर हॉली मोस्ट प्रोबेबली अगर जिंदा भी है तो वो अपसाइड डाउन वाली वॉल के दूसरी पार है। और इसी क्लिफ हैंगर पर एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां अपसाइड डाउन के अंदर 11 और हॉपर उस विशालकाय वॉल को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उन्होंने पिछले एपिसोड में खोजा था। वे इसे काटने या तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। तभी उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पता चलता है कि मिलिट्री को शायद 11 और हॉपर के ठिकाने का पता चल गया है और वे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हमें एक विचित्र डिवाइस देखने को मिलता है जो मिलिट्री की गाड़ियों पर लगा हुआ है। ये डिवाइस अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ता है जो 11 को उसकी शक्तियों का उपयोग करने से रोकती हैं और उसे काफी दर्द देती हैं। इसी बीच ओवरवर्ल्ड में जॉयस विल और रॉबिन को ढूंढ रही होती है और वे रास्ते में ही उन्हें मिल जाते हैं। जॉयस विल की जान को खतरे में डालने के लिए दोनों को जमकर डांटती है। जब जॉयस रॉबिन को डांट रही होती है तो विल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ पर चिल्ला देता है। वो कहता है कि जॉयस का प्लान बेकार था और उनके प्लान से कम उन्हें कुछ जानकारी तो मिली। इसके बाद सभी शांत हो जाते हैं और विल द्वारा जुटाए गए जानकारी पर काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओवरवर्ल्ड में हम होली के स्कूल में उसके बुली को देखते हैं जिसका नाम डेरिक है। डेरिक को भी हेनरी क्रील दिख रहा होता है। पता चलता है कि डेरिक ही वेक्ना का अगला शिकार है। इसके ठीक बाद हम होली को देखते हैं जो वास्तव में हेनरी क्रील यानी वेक्ना के साथ उसके घर में काफी खुशी से रह रही है। वेक्ना ने उसे अपने घर का पूरा नियंत्रण दे रखा है और ये भी कहा है कि वह जल्द ही डेरिक को भी यहाँ ले आएगा क्योंकि वो उसे भी मॉन्स्टर्स से बचाना चाहता है। हेनरी को बाहर कुछ काम होता है इसलिए वो होली को घर में अकेले छोड़ देता है। वो होली के लिए खेलने की चीजें और सुनने के लिए टेप देता है ताकि वो बोर ना हो। हालांकि जाने से पहले वो उसे एक सख्त चेतावनी देता है कि उसे किसी भी हालत में जंगल के अंदर नहीं जाना है क्योंकि वहां कई सारे मॉन्स्टर्स हैं जो उसे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। होली इस बात को मान लेती है और शांति से घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ अपसाइड डाउन में आर्मी वाले वॉल के पास पहुंचकर 11 और हॉपर को ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों पास ही एक पुराने बिलबोर्ड के पीछे छिपे होते हैं। 11 मिलिट्री की अल्ट्रासोनिक डिवाइस की वजह से बेहद तकलीफ में होती है। इसी समय मिलिट्री वालों को हॉपर का एक चाकू सुराग के तौर पर मिल जाता है और वे समझ जाते हैं कि 11 और हॉपर वहीं पास में है।
जैसे ही हॉपर ये देखता है वो उन सभी आर्मी वालों पर गोलियां दाग देता है। इसके बाद हॉपर और आर्मी वालों के बीच एक प्रॉपर गन फाइट देखने को मिलती है। हॉपर अपनी बंदूक से उस आर्मी वाले डिवाइस को बंद कर देता है जिससे 11 को दर्द हो रहा था। डिवाइस बंद होते ही 11 बाहर निकलती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन आर्मी वालों की धज्जियां उड़ा देती है। आगे हम वापस ओवरवर्ल्ड में आते हैं जहां अब सारे के सारे लोग विल और रॉबिन के साथ रेडियो स्टेशन में पहुंच चुके हैं। विल यहां पर सबको हाई माइंड वाली पूरी स्थिति समझाता है कि कैसे वेक्ना अपने विक्टिम्स के दिमाग के अंदर पहुंच जाता है और विल को अब पता है कि अगला विक्टिम डेरिक हो सकता है। सभी मिलकर प्लान बनाते हैं। उन्हें डेरिक के घर में ब्रेक इन करना होगा, वहां कई सारे ट्रैप सेटअप करने पड़ेंगे। जब डेमोगॉर्गन डेरिक को लेने आए तो वे उसे घायल कर दें, उसके अंदर एक ट्रैकर फिट कर दें। जब डेमोगॉर्गन घायल होकर वापस अपसाइड डाउन में जाएगा तो वे ट्रैकर की मदद से वेक्ना का पता लगा लेंगे। इसी बीच हम होली को देखते हैं जो हेनरी के घर में खुशी से रह रही है। वो पाई बेक कर रही है, नए कपड़े पहन रही है और मस्ती कर रही है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। होली बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई नहीं मिलता, मगर घर के मेल बॉक्स में एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी पर लिखा होता है, होली मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक्स पर मिलो, कृपया जल्दी करो। ये पत्र हेनरी ने लिखा होता है जिसके पीछे एक मैप और एक कंपास भी बना होता है। होली को यहाँ काफी डर लगता है क्योंकि हेनरी ने ही उसे जंगल के अंदर जाने से मना किया था क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स हैं। मीनवाइल अपसाइड डाउन के अंदर मिलिट्री का बैकअप वॉल के पास पहुंच चुका होता है और वे 11 व हॉपर को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी दूर हॉपर व 11 छिपे हुए हैं और उन्होंने एक आर्मी वाले बंदे को पकड़ा हुआ है जिससे वे जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो आदमी सीधे सीधे कुछ नहीं बताता तो 11 उस आर्मी वाले के दिमाग के अंदर झांकती हैं। वहां से उन्हें डॉक्टर के और मिलिट्री बेस के बारे में पता चलता है। इन सब के अलावा इसी सोल्जर की जादू में 11 को एक सील्ड सीक्रेट डोर मिलता है। जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करती हैं, 11 को काफी बड़ा झटका लगता है और वह उस याद से बाहर निकल आती हैं। 11 का अनुमान है कि उस डोर के पीछे और कोई नहीं बल्कि वेकना है और आर्मी वालों ने वेकना को पकड़ रखा है। ओवरवर्ल्ड में माइक और लूकस अपनी योजना के लिए लूकस की बहन एरिका से मिलने उसके स्कूल आते हैं। माइक की बहन नैन्सी डेरेक की बहन की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वे चाहते हैं कि एरिका इस दोस्ती का फायदा उठाकर डेरेक के घर में घुसे और उनके प्लान में मदद करे। एरिका मान जाती है। इसी समय रॉबिन और विल हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां से रॉबिन कई सारी स्लीपिंग पिल्स चुराती हैं। उनका प्लान है कि एरिका खाने में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर डेरेक की फैमिली को देगी, जिसके बाद वे डेरेक और उसकी फैमिली को कहीं और रीलोकेट कर देंगे और डेमोगॉर्गन को उनके घर में ही मारेंगे। मरे कई सारी सप्लाई लेकर आता है जिससे वे डेरेक के घर में डेमोगॉर्गन को घायल करने के लिए कई सारे ट्रैप सेटअप कर सकें। पहले रेडियो वैन पर लगे ट्रैकिंग डिवाइस को डस्टिन खोलकर स्टीव की गाड़ी पर लगा देता है क्योंकि स्टीव की गाड़ी तेज है और इससे वे डेमोगॉर्गन का आसानी से पीछा कर पाएंगे। नैन्सी शॉटगन की गोलियों के अंदर भी ट्रैकर्स डाल देती है ताकि जब वो डेमोगॉर्गन को हिट करे तो ट्रैकर उसके अंदर फिट हो जाए और वह उसे ट्रैक करके वेक्ना का पता लगा सके। जब वे बाहर इन चीजों को टेस्ट करने जा रहे होते हैं तो बातों बातों में पता चलता है कि जॉनथन ने वास्तव में नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज करने का मन बना रखा है और उसने इसके लिए एक अंगूठी भी खरीद रखी है। यानी कहानी के अंत में जॉनथन नैन्सी को प्रपोज कर सकता है। दूसरी तरफ हॉली फैसला करती है कि वह हेनरी की मदद करने के लिए जंगल के अंदर जाएगी। वह हेनरी का कुछ सामान लेती है और उसे बचाने के लिए जंगल में चली जाती है। हम डेरेक का घर देखते हैं जहां रात को एरिका आई होती है। वह डेरेक और उसकी फैमिली को पाई में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर खिला देती है। बाकी सारी पलटन डेरेक के घर के बाहर इकट्ठा होकर बैठी होती है। बाकी सारे लोग तो पाई खा लेते हैं मगर डेरेक की बहन पाई खाने से मना कर देती है। जब बाकी सारे बेहोश होकर गिर जाते हैं तो मजबूरी में एरिका को डेरेक की बहन को बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसके बाद ये सारे लोग बेहोश परिवार को वैन में भरकर शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर रीलोकेट करते हैं। गैंग के बचे हुए लोग डेरेक के घर में कई सारे, और मेरा मतलब है कई सारे ट्रैप सेटअप करते हैं। फार्म हाउस पर विल और जॉयस के बीच एक होलसम माँ बेटे का पल बनता है। विल दिन में अपनी माँ से बदतमीजी से बात करने के लिए माफी मांगता है और उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। इसके कुछ ही देर बाद डेमोगॉर्गन डेरेक के घर में आता है। पहले से तैयार होने के कारण लूकस सबसे पहले उस पर अटैक करता है। उसके बाद माइक उसे एक बड़े गड्ढे में धकेल देता है जिसके नीचे कांटेदार तार लगे हुए थे। फिर जोनाथन उस पर पेट्रोल छिड़क कर एक फ्लेयर डाल देता है जिससे डेमोगॉर्गन जलने लगता है। साथ ही नैन्सी उसे गोली मारती है जिससे ट्रैकर उसके अंदर फिट हो जाता है। जैसे ही जलता हुआ डेमोगॉर्गन वहां से भागता है उसी समय नैन्सी, स्टीव, जोनाथन और डस्टिन अपनी कार से डेमोगॉर्गन का पीछा करने लगते हैं। डेमोगॉर्गन को किसी तरह पता चल जाता है कि डेरेक वास्तव में फार्म हाउस पर है और वो फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगता है। विल को इस चीज का पहले ही पता चल जाता है और वो सबको चेतावनी दे देता है।
इसी समय हम हॉली को देखते हैं जो जंगल को पार करके मैप में दिए गए रास्ते एक्स के पास पहुंच जाती है। तभी अचानक एक्स के बीच में से उसे कोई दिखता है। वो डर जाती है और भागकर हेनरी के घर वापस जाने की कोशिश करती है, मगर तभी वो एक जगह गिर जाती है। इसके बाद रिवील होता है कि वास्तव में उसका पीछा कौन कर रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स थी। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 3 समाप्त हुआ था। विल को ये पता चल चुका है कि डेमोगॉर्गन फार्म हाउस की ओर डेरिक को लेने के लिए बढ़ रहा है। ठीक उसी समय डेरिक को नींद की गोलियों के असर से राहत मिलती है और उसकी नींद खुल जाती है। जॉयस डेरिक को इनका साथ देने के लिए मनाती है और डेरिक मान जाता है। जॉयस उसकी रस्सियां खोल देती है, लेकिन डेरिक धोखा देकर जॉयस को धक्का देता है और भागने की कोशिश करता है। इसी उथल पुथल के बीच डेमोगॉर्गन आकर हमला कर देता है। डेमोगॉर्गन के करीब होने के कारण विल का हाइव माइंड बहुत जोर से डेमोगॉर्गन के साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही डेमोगॉर्गन जॉयस पर हमला करने वाला होता है, स्टीव अपनी कार से उसे तेजी से टक्कर मारकर उड़ा देता है। हाइव माइंड से जुड़ाव के कारण डेमोगॉर्गन का दर्द विल को भी बहुत जोर से महसूस होता है। कार की टक्कर के बाद डेमोगॉर्गन वापस अपसाइड डाउन में भागना शुरू कर देता है। स्टीव नैन्सी के साथ एक साहसिक निर्णय लेता है। वे डेमोगॉर्गन द्वारा खोले गए गेट यानी पोर्टल के अंदर ही कार को तेजी से घुसा देते हैं। इस तरह डस्टिन, जॉनथन, स्टीव और नैन्सी स्टीव की कार से अपसाइड डाउन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और डेमोगॉर्गन को ट्रैक करना शुरू करते हैं। दूसरी ओर विल हाइव माइंड से जुड़े होने के कारण वैक्ना का डंजन देखता है। उसे पता चलता है कि वैक्ना ने न केवल होली को बल्कि 3 अन्य बच्चों को भी कैद करके रखा हुआ है। इसी बीच शहर में मिलिट्री 9-10.5 साल के सभी बच्चों को उठाकर मिलिट्री बेस में ले जा रही है। चूंकि पहले ही 3 बच्चों को वैक्ना अगवा कर चुका है, मिलिट्री कोई और जोखिम नहीं लेना चाहती। मिलिट्री का मानना है कि इन बच्चों का अपहरण 11 कर रही है। डॉक्टर के कहने पर मिलिट्री इन बच्चों को अपनी हिरासत में ले लेती है। अपसाइड डाउन में स्टीव की टीम डेमोगॉर्गन का पीछा कर रही होती है। डेमोगॉर्गन बहुत तेजी से भागता है और स्टीव गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। अचानक सामने अपसाइड डाउन वाली वही दीवार आ जाती है जिसे पिछले एपिसोड में 11 और हॉपर ने खोजा था। तेज गति के कारण उनकी कार सीधे दीवार से टकरा जाती है। ओवरवर्ल्ड यानी सामान्य दुनिया में विल सबको बताता है कि वैक्ना ने और बच्चों को अगवा कर लिया है और उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। तभी माइक और लुकास आकर बताते हैं कि मिलिट्री बच्चों को उठाकर ले गई है। इस बीच हम मैक्स और होली को देखते हैं। पहले तो होली को लगता है कि मैक्स भी मॉन्स्टर से मिली हुई है, लेकिन मैक्स के समझाने पर होली उसके साथ गुफा यानी कि केव में चली जाती है। मैक्स खुलासा करती है कि वे जिस जगह पर हैं वो कोई असली जगह नहीं है, बल्कि हेनरी यानी वेकना की एक याद है और वे उस याद की जेल में कैद हैं। जॉयस और बाकी बच्चे योजना बनाते हैं कि वे हॉकिंस के नीचे बनी सुरंगों को उपयोग करके मिलिट्री बेस में घुसेंगे और उन बच्चों को निकालेंगे जिन पर वेकना का शाप लगा हुआ है। इस काम में डेरिक उनकी मदद करेगा। डेरिक मिलिट्री बेस के अंदर जाएगा, बच्चों के कमरे में जाएगा और वहां से बाथरूम का पता लगाएगा ताकि सुरंगों को बाथरूम के रास्ते से जोड़ा जा सके और बच्चों को निकाला जा सके। अपसाइड डाउन में जिस मिलिट्री वाले को हॉपर और 11 ने पकड़ा था, वो चुपके से अपनी रस्सी खोलकर भाग जाता है। हॉपर और 11 अपसाइड डाउन वाले मिलिट्री बेस के बाहर होते हैं। वे अंदर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वेकना शायद वहीं हो सकता है। क्योंकि अपसाइड डाउन में हर कुछ देर में बिजली कड़कती है, 11 एक योजना बनाती है। जब गड़गड़ाहट की आवाज़ सबसे तेज होगी तो वो बाढ़ कूदकर मिलिट्री बेस में घुस जाएगी ताकि उसके घुसने की आवाज़ दब जाए। डस्टिन अपने वॉकी टॉकी से हॉपर और 11 से संपर्क करता है, चूंकि वे सभी अपसाइड डाउन में हैं। हॉपर और 11 उन्हें वहीं रुकने को कहते हैं जहां वे हैं। इस बीच मैक्स होली को अपनी पूरी कहानी बताती है कि कोमा में जाने के बाद वो वेकना की यादों में कैद हो गई थी। लूकास जो म्यूजिक बाहर से बजाता था, उसने मैक्स को काफ़ी मदद की। मैक्स उस म्यूजिक को फॉलो करते हुए एक याद से दूसरी याद तक जाती रही ताकि वो बाहर निकल सके। एक बार वो लगभग बाहर आ ही गई थी, लेकिन उसी समय माइक की टेप खराब हो जाती है और म्यूजिक बंद हो जाता है। मैक्स अभी भी यादों में फंसी हुई है। वो होली को बताती है कि उसने हार मानकर हेनरी की इस याद की गुफा में रहने का फैसला किया, क्योंकि जब वेकना इस गुफा में घुसने की कोशिश करता है तो वो डर जाता है और वापस चला जाता है। मैक्स को लगता है कि इस गुफा का वेकना से कुछ रिश्ता है और ये उसके लिए एकमात्र सुरक्षित जगह है। ओवरवर्ल्ड में डेरिक मिलिट्री बेस के अंदर घुस जाता है और उसे बच्चों वाले कमरे में डाल दिया जाता है। मरे टीम के लिए सप्लाई लेकर आता है। जॉयस डेरिक को एक वॉकी टॉकी देती है जिससे वे बेस के अंदर से बात कर सकें। अपसाइड डाउन में 11 गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खुद को मैच करके मिलिट्री बेस में घुस जाती है। हॉपर द्वारा मिली तगड़ी ट्रेनिंग के कारण वह कुछ गार्ड्स को आसानी से मार देती है।
ओवरवर्ल्ड में बाकी टीम सुरंगों में प्रवेश करती है ताकि वे बच्चों को निकाल सकें। इसी समय डस्टिन नैन्सी, जॉनथन और स्टीव को बताता है कि अपसाइड डाउन में वेकना की दीवार वॉल हॉकिंस लैब को केंद्र में रखकर पूरे हॉकिंस को घेरे हुए एक सर्कल है। डस्टिन का मानना है कि यह संयोग नहीं हो सकता कि जहां से सब कुछ शुरू हुआ वही जगह इसका केंद्र हो। मैक्स होली को हेनरी की याद से निकलने में मदद करने के लिए मना लेती है। मैक्स होली को वापस हेनरी के घर भेज देती है और कहती है कि ऐसा दिखावा करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ओवरवर्ल्ड में सुरंग के अंदर जाते समय रॉबिन और विल के बीच एक हृदयस्पर्शी बातचीत होती है। रॉबिन विल से एक महत्वपूर्ण बात कहती है कि जो जादू हम दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं वह अक्सर हमारे अंदर ही छुपा होता है। ये बात आगे चलकर काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। टीम मिलिट्री बेस के नीचे पहुंच जाती है। अपसाइड डाउन में वह भागा हुआ सोल्जर मिलिट्री बेस पहुंचकर सबको बता देता है कि हॉपर और 11 बेस के अंदर हैं। डॉक्टर के अपनी सेना के साथ उन पर हमला कर देती है। मिलिट्री बेस में लगे अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस से 11 कमजोर हो जाती है और हॉपर को अकेले ही लड़ना पड़ता है। हॉपर बाकी आर्मी वालों को तो मार देता है, लेकिन अपसाइड डाउन का एक क्रीचर उसे पकड़कर उसका गला घोटने लगता है। इसी नाजुक हालत में 11 किसी तरह डॉक्टर के से लड़ने की कोशिश करती है। हॉपर को थोड़ा समय मिल जाता है और वह जिस चेंबर में फंसा है उसकी हीट बढ़ा देता है, जिससे क्रीचर कमजोर हो जाता है। हॉपर बाहर निकलकर डॉक्टर के को मुक्का मारता है और उसे बेहोश कर देता है। ओवरवर्ल्ड में टीम डेरिक की मदद से बाथरूम की टाइलें खोदकर बच्चों को सुरंगों के रास्ते बाहर निकाल रही होती है। इसी दौरान माइक से गलती से एक पानी का पाइप डैमेज हो जाता है। पानी को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि मिलिट्री वालों को पता न चले, लेकिन एक सामान्य बच्चा जिसे वेकना का श्राप नहीं था वॉशरूम उपयोग करने आती है, उन्हें देख लेती है और मिलिट्री वालों को सूचित कर देती है। मिलिट्री वाले तुरंत अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इसी समय अपसाइड डाउन में हॉपर 11 को वापस लौटने को कहता है ताकि वो बाकियों की मदद कर सके। हॉपर मिलिट्री बेस के अंदर गुप्त दरवाजा खोलेगा और अगर वेकना अंदर हुआ तो उसे मारेगा। हॉपर ने अपने ऊपर बॉम्ब्स लगाए होते हैं। उसका प्लान होता है कि अगर वो वेकना को मार नहीं पाया तो खुद को उसके साथ ही ब्लास्ट कर लेगा। ओवरवर्ल्ड में जॉयस और बच्चे पकड़े जाते हैं। मिलिट्री बेस के अंदर जब जॉयस, माइक, विल और डेरिक को पकड़ के ले जाया जा रहा होता है, उसी समय कई डेमोगॉगन्स हमला कर देते हैं। साथ ही रॉबिन, मरे और लुकास पर भी डेमोगॉगन्स हमला करते हैं। डेमोगॉगन्स और मिलिट्री वालों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। मिलिट्री वाले कुछ देर के लिए डेमोगॉगन्स को शांत कर देते हैं, लेकिन तभी वेकेना की एंट्री होती है। वेकेना अब काफी अपग्रेड हो चुका है और अपने अंतिम रूप में दिखाई देता है। वो लड़ना शुरू कर देता है और अपनी शक्तियों से डेमोगॉगन्स को फिर से सक्रिय कर देता है। वो विल को उठाकर उससे बात करता है। वो कहता है कि विल की वजह से ही उससे अपनी क्षमताओं का पता चला और अब वो विल जैसे बच्चों का इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा करेगा। कुछ डेमोगॉगन्स मरे और रॉबिन की वैन पर हमला करके बच्चों को चुरा लेते हैं। टनल में लूकास के साथ जो बच्चे हैं उन्हें भी डेमोगॉगन्स उठा ले जाते हैं। अंत में 3 डेमोगॉगन्स रॉबिन, माइक और लूकास के सामने होते हैं और वे उन पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी विल को रॉबिन की कही बात का फ्लैशबैक आता है कि जो जादू हम बाकियों में ढूंढते हैं वो शायद हमारे अंदर ही होता है। इसके बाद माइक भी अपने बचपन के फ्लैशबैक में चला जाता है। अचानक डेमोगॉगन्स हवा में ही अटक जाते हैं। वे माइक, लूकास और रॉबिन पर हमला नहीं कर पाते। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि विल के पास आखिरकार शक्तियां आ चुकी हैं। वो डेमोगॉगन्स को उठाता है, उड़ाता है और उसी तरह से दर्दनाक मौत देता है जैसे वेकना सबको मारता है। विल द्वारा शक्तियों का उपयोग करने के बाद उसकी नाक से 11 की तरह खून आता है, जिसका मतलब है कि अब विल के पास भी 11 जैसी शक्तियां हैं। इसी समय जब हॉपर गुप्त दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर वेकना नहीं बल्कि 11 की बहन काली निकलती है, जो सीजन 2 में दिखाई दी थी।